नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तहों में जा रहे हैं जो सालों से सुनाई जाती रही है और जिसके साथ एक खास व्रत भी जुड़ा है, दुबड़ी साते। सवाल ये है कि भई एक लोक कथा जिसमें थोड़ा जादू है, सांप हैं, मौत पर जीत है, वो आज भी इतनी ज़रूरी क्यों लगती है? हमारे पास जो जानकारी है, वो दरअसल दुबड़ी साते की कहानी के जो भी अंश मिलते हैं, उनसे ली गई है। ये हमें उस कहानी की एक झलक देते हैं, जिसने इस व्रत को जन्म दिया, है ना? तो ये कहानी आखिर है किस बारे में? देखिए, एक साहूकार है। उसके घर पे ना एक अजीब-सी मुश्किल है। 7 बेटे हैं और 6 की शादी के फौरन बाद मौत हो जाती है। ओह! बहुत दुखद। हाँ, अब 7वें की बारी है, तो ज़ाहिर है घर में डर का माहौल है और यहीं कहानी में साहूकार की बहन, मतलब बेटों की बुआ, वो आती है और वो ठान लेती है कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आज हम इसी कहानी, इसके जो मोड़ हैं और इससे जुड़े दुबड़ी साते व्रत के पीछे का जो मतलब है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सब कुछ है, मतलब रहस्यमयी मुलाकातें, खतरनाक जीव और यहाँ तक कि मरे हुओं का वापस जी उठना। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इसे धीरे धीरे। कहानी शुरू होती है उस साहूकार के घर से। सोचिए, माहौल कितना तनाव वाला होगा। 6 जवान बेटे खो दिए, अब 7वें की शादी। हर रस्म में खुशी कम, डर ज्यादा। बिल्कुल। और ये हाँ, और यही एक बड़ा मोड़ आता है। रास्ते में बुआ को एक बूढ़ी औरत मिलती है। कहानी में उन्हें बुढ़िया या दुबड़ी माई कहा गया है। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं लगती, है ना? जैसे किस्मत का इशारा हो। हाँ, बिल्कुल। बुआ अपना दुख उस अजनबी औरत से कह देती है। हाँ, और ये जो दुबड़ी माई का किरदार है ना, ये लोक कथाओं में अक्सर मिलता है। वो वाइज ओल्ड वुमेन या मददगार बुढ़िया वाला आर्केटाइप। वो थोड़ी रहस्यमयी होती हैं, उनके पास कोई खास ज्ञान या शक्ति होती है और वो मुश्किल से निकलने का रास्ता बताती हैं। यहाँ भी वो बुआ को सिर्फ तसल्ली नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही खास और थोड़ा अजीब सा उपाय बताती हैं। हाँ, वो उपाय। हाँ, वो कोई सीधी-सादी सलाह नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। उसमें हिम्मत भी चाहिए और सूझबूझ भी। हाँ, वो उपाय वाकई ध्यान खींचता है। पहला कदम, जब 7वें भतीजे को शादी के मंडप में सांप डसने आए, तो घबराना नहीं है, बल्कि उसके सामने कच्चे दूध का बर्तन रख देना है। ये तो। और फिर दूसरा कदम, जब सांप दूध पीने लगे, तो उसे गरम लकड़ी से दाग देना है। ये तो और भी खतरनाक लगता है, मतलब उस सांप को और गुस्सा दिलाना। हाँ, ये कदम तो वाकई हिम्मत का है। इसे कई तरह से देख सकते हैं। एक तो ये उस खतरे पर सीधा कंट्रोल करने की कोशिश है। सांप को दाग कर उसे शायद कमजोर किया जा रहा है या चिन्हित किया जा रहा है। दूसरा, ये आगे जो होने वाला है उसके लिए एक ट्रिगर का काम करता है, क्योंकि बुढ़िया ने बताया था कि ऐसा करने पर सांप की माँ मतलब नागिन आएगी। ओह, अच्छा। तो ये एक तरह से उस पावरफुल सुपरनैचुरल शक्ति को बुलाने का तरीका भी है। समझ गया। तो मतलब ये सिर्फ सांप भगाने का तरीका नहीं है, ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। और तीसरा सबसे जरूरी कदम, जब गुस्से में नागिन आए अपने घायल बेटे के लिए, तो बुआ को डरना नहीं है, बल्कि उसे सौदा करना है। दागे हुए सांप के बदले अपने 6 मरे हुए भतीजों की जान वापस मांगनी है। ये तो सीधा सीधा एक अलौकिक शक्ति से मोलभाव हो गया। बिल्कुल। और यही इस कहानी को और गहरा बनाता है। ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ किस्मत का मारा नहीं है, बल्कि सही ज्ञान, हिम्मत और शायद थोड़े अनुष्ठान वाले तरीकों से वो अपनी किस्मत बदलने की कोशिश भी कर सकता है। ये मोल भाव आसान नहीं है। ये जीवन और मौत के बीच का सौदा है। एक आम इंसान, बुआ, एक शक्तिशाली नागिन के साथ कर रही है। ये लोगों के मन की उस इच्छा को दिखाता है जहां वो मानते हैं कि अलौकिक शक्तियों से भी बात और समझौता हो सकता है, अगर तरीका सही हो। और बुआ ने कर दिखाया। कमाल की हिम्मत थी उसमें, और शायद उस दुबड़ी माई के बताए रास्ते पर पूरा भरोसा था। 7वें बेटे की शादी हुई, वो डरावना पल आया, सांप आया, और बुआ ने ठीक वैसा ही किया जैसा बताया गया था। दूध रखा और फिर सांप को दाग दिया। हाँ, जरा उस सीन को सोचिए। शादी का माहौल और अचानक ये सब। बुआ का कंट्रोल और फुर्ती देखने लायक रही होगी। और फिर जैसा कहा गया था, नागिन प्रकट हुई। जाहिर है गुस्से में थी। उसका बेटा घायल रहा। लेकिन बुआ डरी नहीं। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। उसने नागिन का सामना किया और पूरी हिम्मत से अपनी शर्त रखी। तुम्हारे इस एक घायल बेटे के बदले मेरे 6 मरे हुए भतीजे मुझे वापस चाहिए।
कितना कितना पावरफुल मोमेंट रहा होगा वो। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ भतीजों को बचाने की बात नहीं थी, ये उस दुख और नाइंसाफी के खिलाफ एक औरत की आवाज थी जिसने उसके परिवार को तोड़ दिया था। और कहानी का चमत्कार यही होता है, नागिन मान जाती है, सौदा हो गया। और वो 6 मृत भतीजे वापस जी उठते हैं। साहूकार के सातों बेटे अब जिंदा हैं। सालों का जो मातम था वो एक पल में खुशी में बदल गया। बुआ उन सातों भतीजों के साथ घर लौटती है। ये तो बिल्कुल परी कथा जैसा अंत है। हाँ, और इसी सुखद अंत और उस पूरी प्रक्रिया से हमें दुबड़ी साते व्रत का नाम और उसका मकसद समझ आता है। कहानी कहती है कि ये व्रत उस दुबड़ी माई की याद में और उनके सम्मान में रखा जाता है जिसने बुआ को ये रास्ता दिखाया था। साते शायद सप्तमी तिथि से जुड़ा हो सकता है, मतलब महीने का 7वां दिन, जिस दिन अक्सर नाग पूजा या संतान से जुड़े व्रत रखे जाते हैं। तो ये व्रत उस मददगार रहस्यमयी शक्ति को थैंक यू कहने जैसा है। और इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि पता चलता है वो संतान की रक्षा और उनकी लंबी उम्र की कामना है। तो ये कहानी सीधे सीधे माँ बाप की उस गहरी चिंता से जुड़ती है जो उन्हें अपने बच्चों की सलामती के लिए होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तरह का आश्वासन है कि सही उपाय और विश्वास से बच्चों पर आने वाले संकट टाले जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पे देखें तो ये कहानी और इससे जुड़ा व्रत ये लोक धर्म यानी फोक रिलीजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे आम लोग जिंदगी की मुश्किलों, खासकर बीमारियों, हादसों और बेवक्त मौत जैसी चीजों से निपटने के लिए अपनी आस्थाएं, कथाएं और रस्में बनाते हैं। पुराने जमाने में जब मेडिकल सुविधाएं कम थीं और बच्चों की मौतें ज्यादा होती थीं, तब ऐसी कहानियां और व्रत एक तरह का साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते थे। वे उम्मीद देते थे और लोगों को लगता था कि वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं एक्टिवली। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली तो कहानी का जो मेन मैसेज है, हाँ, उसका सार यही है कि हिम्मत, सही गाइडेंस, भले ही वो सुपरनैचुरल हो, और साहस से मुश्किल हालात, यहाँ तक कि मौत को भी चुनौती दी जा सकती है या कम से कम उसके असर को कम किया जा सकता है। ये किस्मत पर कर्म और बुद्धि की जीत की कहानी है एक तरह से। दूसरी बात, जो महिला पात्र हैं उनका रोल बहुत अहम है। बुआ कोई बेचारी नहीं है बल्कि वो एक्टिव होकर प्रॉब्लम सॉल्व करती है, रिस्क लेती है। और दूसरी तरफ दुबड़ी माई और नागिन दोनों ही शक्तिशाली औरतें हैं, एक ज्ञान देने वाली, दूसरी शक्ति का प्रतीक। कहानी पूरी तरह इन महिला किरदारों पर टिकी है। ये दिलचस्प है क्योंकि अक्सर लोक कथाओं में औरतों को साइड में दिखाया जाता है, पर यहाँ वे सेंटर में हैं और कहानी को आगे बढ़ा रही हैं। ये शायद उस समाज की भी झलक देता है जहाँ औरतों का रोल खासकर परिवार में मुश्किल हल करने में जरूरी माना जाता था। और तीसरी, सबसे सीधी बात, दुबड़ी साते व्रत की शुरुआत। ये कहानी सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये एक जीती जागती सांस्कृतिक परंपरा की जड़ है। ये बताती है कि कैसे एक घटना या उसकी कहानी एक रेगुलर रिचुअल में बदल गई, जिसका मकसद है बच्चों की भलाई और लंबी उम्र। सही कहा, ये कहानी लोक कथाओं की ताकत का सबूत है। वो सिर्फ कहानियां नहीं होती,